अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th की और आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टम्स। हम डिटेल से इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम। जितने अभी तक टॉपिक गुजरे हैं उन सब की सेपरेट वीडियोस बनाकर मैंने लिंक ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप देखेंगे तो 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सीक्वेंस में सारी वीडियोस होंगी, जो कि एक अच्छा वे है आपकी स्टडी के लिए। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। ओके, सो कम्युनिकेशन, किस चीज़ का कम्युनिकेशन? तो अब तक जितना कुछ पढ़ा है उन सारी चीज़ों का आपस में कम्युनिकेशन, क्योंकि हमें याद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम में ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए, कंपोनेंट्स हमें पता होने चाहिए, इन्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो हम इनके बीच में क्या करवाएंगे? कम्युनिकेशन करवाएंगे। और इनके कम्युनिकेशन करने से हमारे सिस्टम की जो गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे। और बुक की जो डेफिनेशन है उसमें भी कुछ ऐसी ही बात लिखी है कि कंपोनेंट्स, या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वर्क टुगेदर, वो मिलकर काम करेंगे या इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मूथ मैनर। बड़ी प्यारी लाइन लिख दी, बहुत ही प्यारी लाइन। हमारे जितने कंपोनेंट्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड वे क्या होता है? अगर आप कभी गौर करें, किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहां पर खाना बनाया जा रहा है तो उनके पेश करने का तरीका बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है। उन्हें ये तक पता है कि सूप किस बर्तन में सर्व किया जाएगा, दाल किस बर्तन में सर्व की जाएगी, रोटियां किस बर्तन में सर्व की जाएंगी। आपको पता होगा कि घर में भी ऐसा ही होता है। अगर आपने किसी को चाय पेश करनी है तो आप शीशे के गिलास में पेश नहीं करते, आप उसे कोशिश करते हैं कि सॉसर में, मग में, कप में सर्व करें। और किसी को कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी है तो आप मग और कप में सर्व नहीं करते, आप ग्लासेस में सर्व करते हो। क्यों? ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है कि कोल्ड ड्रिंक्स को हम लोग ग्लासेस में सर्व करते हैं और हॉट काइंड ऑफ जो हमारे ड्रिंक्स हैं, टी हो गया, कोई भी कॉफ़ी होगी, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? मग्स में पेश करते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड वे कहा जा सकता है। वैसे ही आप पढ़ने बैठने लगे हैं तो आप एक टेबल पे बैठते हैं, चेयर अच्छी सी कंफर्टेबल लेकर, एक लैंप जलाते हैं या अच्छी लाइट उधर अवेलेबल करके, सारी चीज़ें अवेलेबल करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप जो काम करने लगे हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों की लिस्ट बनाओ तो आप ऐसे रैंडमली भी नाम लिख सकते हो और उसके बाद आप सारे A to Z डायरेक्टरी भी सेट कर सकते हो, A to Z वाइज, के पहले A स्टूडेंट्स के नाम फिर B स्टूडेंट्स के नाम। तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे होगा। स्मूथ मैनर तो आप समझते ही हैं कि बड़े स्मूथली सारे पार्ट्स आपस में मिलकर जब काम करेंगे तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो हमेशा अच्छा ही निकलेगा। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे कि कंपोनेंट्स जो हैं अगर वो मिलकर काम करें ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्मूथ मैनर में, तो क्या होता है? तो अचीव कर लिया जाता है। क्या अचीव कर लिया जाता है? सिस्टम का ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है कि सिस्टम को किस पर्पस के लिए बनाया गया जी? इस पर्पस के लिए बनाया गया। तो वो पर्पस अचीव करने के लिए सारे कंपोनेंट्स का आपस में कम्युनिकेट करना स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। जैसे फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन, तो अब क्या करना है? उसको आप ऑन करते हैं, लेकिन अंदर क्या हुआ? जैसे ही हमने सीलिंग फ़ैन ऑन किया वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फौरन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स घूम के, यानी कि वायर के जरिए पहुंचे जल्दी से उसके कैपेसिटर तक। कैपेसिटर ने बिजली को पकड़ा, अपने अंदर जज़ब किया और मोटर को जोर का झटका दिया। अब मोटर को जैसे ही उसने जोर का झटका दिया, मोटर ने घूमना शुरू कर दिया। अब डिमर से हम डिसाइड करेंगे कि स्पीड कितनी होगी। अगर ये सारे पार्ट्स ऑर्गेनाइज्ड वे में, अपने वे में और स्मूथली काम करेंगे तो हमें सीलिंग फैन की जो परफॉर्मेंस है वो सही मिलेगी। लेकिन अगर कैपेसिटर ठीक से काम ना करे, पहला झटका सही से ना लगे, तो हम कितनी भी स्पीड डिमर से तेज करें, पंखा तेज नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर ने पूरी तरह करंट अपने अंदर स्टोर करके झटका नहीं दिया। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझे ताकि नॉलेज भी हमारा बढ़े। ओके, तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सारी मशक्कत और मेहनत की जा रही है। अब जो एग्जाम्पल्स बुक में दी गई हैं उन्हीं को मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहली एग्जाम्पल जो दी गई है, कंप्यूटर वर्किंग आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर का वर्किंग सिस्टम क्या है। देखें, कंप्यूटर कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर आप हार्ड डिस्क में कोई फाइल सेव है, अब जब आप जाके उसे डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जब फाइल को जाके डबल क्लिक करते हैं तो आपने प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दी कि इस फाइल को ओपन कर दो, तो प्रोसेसर क्या करता है कि उस फाइल को रैम में लोड करता है। रैम में लोड करने के बाद उसको रन प्रोसेस के अंदर लेकर आता है। अगर तो वो फाइल पिक्चर है, ठीक है, तो वो ग्राफिक प्रोसेसिंग की डिमांड करेगी कि मुझे ग्राफिकल सपोर्ट चाहिए। अगर तो वो जो फाइल आप ओपन कर रहे हैं वो कैलकुलेशन चाहती है तो सीपीयू क्या करेगा? ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को कहेगा जल्दी से कैलकुलेशन करके इसको ऑन करके दो। यानी सीपीयू जो है वो मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, आप जानती हैं ना, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू, वो बता देगा सारे पार्ट्स को, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। और अगर आपने वीडियो फाइल प्ले की है विद ऑडियो
तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले स्क्रीन को कहेगा कि ये वाले पिक्सल्स शो करो और इसके साथ हायरार्की में सेम ऐसे ही आप ऑडियो ये वाली प्ले कर दो। तो वो स्पीकर को भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ग्राफिक्स को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये सब कुछ इकट्ठा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कुछ यूँ काम करता है। डिटेल से ज़्यादा मैं नहीं बता पा रहा, टाइम कम है और ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझना है। जहाँ पे डाउट हो वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। व्हीकल का मूविंग आर्किटेक्चर, ये एक गाड़ी, ये मैंने बेशक हो सकता है खुद से लिख दिया हो सिर्फ समझाने के लिए कि गाड़ी है, आप उसमें फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, जब हम सेल्फ मारते हैं बाइक का भी या किक मारते हैं तो एक करंट पैदा करते हैं। हम एक करंट का एक छोटा सा स्टॉक ऐसे पैदा करते हैं, जो अगर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा तो वो पत्थर पे पत्थर रगड़ने से भी चिंगारी पैदा होती है, वो चिंगारी ही हम पैदा करते हैं सेल्फ से, तो वो पेट्रोल को लग जाती है। तो फ्यूल क्या करता है, आग जलाने से उसके अंदर एक सिस्टम, पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, अभी टाइम नहीं है समझाने का, बस बात सिर्फ इतनी है कि उसकी हेल्प से, उस चिंगारी की हेल्प से फ्यूल को आग लग जाती है और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा होता है। उसके आग फेंकने की वजह से जितना हम एक्सीलेटर दबाएंगे पेट्रोल उतना तेज जाएगा, पेट्रोल जितना तेज जाएगा उतनी ही स्पीड से करंट काम करेगा और इंजन उतनी स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा। और एक्सेल की हेल्प से हम जब इंजन को मूव करेंगे तो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। तो एक्सीलेटर की स्पीड पे डिपेंड करती है गाड़ी की कि गाड़ी कितनी स्पीड से चलेगी। ऑफ कोर्स वो तो एक जनरल सी बात है, इसमें कोई डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये भी एक आर्किटेक्चर है। ह्यूमन बॉडी का बायोलॉजिकल आर्किटेक्चर, वो तो सबको पता है कि ब्रेन से सिग्नल आएगा तो ये हाथ मूव करेगा। बट हमने कई मूवीज़ में देखा है कि जब खुदा ना खास्ता किसी के साथ हादसा हो जाता है, किसी हीरो के साथ या किसी भी पर्सन के साथ, तो वो बेड पे लेटा होता है, जब उसे होश आता है तो वो अचानक कहता है कि मुझे मेरे हाथ फील नहीं हो रहे। तो उसके हाथ कट गए होते हैं खुदा ना खास्ता, या किसी एक्सीडेंट में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि उसके बाजू नहीं रहते, तो वो बाद में उसे फील हो रहा है जब उसे होश आई है। या इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि किसी को पैरालाइज्ड हो जाता है किसी मूवी में, कई मूवीज़ हैं उनमें हीरो को पैरालाइज्ड हो जाता है, उसकी सिर्फ एक हैंड काम कर रहा है या एक फिंगर काम कर रही है। एक मूवी है द बोन कलेक्टर, ज़रूर देखिएगा, अच्छी मूवी है 90s की। उसमें भी हीरो के साथ ऐसा ही होता है कि उसकी बैकबोन में चोट लग जाती है, जब उसको होश आती है तो उसकी सिर्फ ये फिंगर्स काम करती हैं, या बिल्कुल सिर्फ फिंगर्स काम करती हैं और फेस जो है वो पूरी तरह घूम भी नहीं सकता। तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि उसका बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या हुआ कि बाकी सारे कंपोनेंट्स खराब हो गए हैं। तो अब ब्रेन से मैसेज जा रहा है लेकिन आगे पहुंच नहीं रहा। बात समझ पा रहे हैं ना आपको? जैसे आपने एक दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया हेलो, लेकिन उसका इंटरनेट नहीं आ रहा तो उससे मैसेज नहीं रिसीव होगा। तो सारे कंपोनेंट्स जब बिल्कुल स्मूथली ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे तो पूरा सिस्टम चलेगा। आई थिंक अब आप बात को ठीक से पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ओके, फिर नीचे एक पैराग्राफ है बुक में, सिस्टम्स इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। जी बिल्कुल, कि सिस्टम जब इंटरेक्ट करता है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। ये बात समझनी है, सिस्टम क्या करता है, हमारा जो भी सिस्टम है जब वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन में आता है तो वो कैसे आता है, तो ये समझना आसान सा है, इनपुट करके और आउटपुट लेकर। जब हम इनपुट करेंगे तो उससे आउटपुट आएगी तो हमें पता लग जाएगा हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। इसको और आसान वे में समझना तो इस तरीके से समझ लीजिए, दुनिया में एक बड़ा प्यारा सा कंप्यूटर बनाया गया है IBM वॉटसन। आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। अमेरिका में लॉस एंजलिस सिटी में उसका काफ़ी दफ़ा जिक्र भी आता रहता है। दुबई में भी मेरे ख्याल से एक दफ़ा एक छोटी सी जगह पे लगा के चेक किया गया था कि लोग इसके साथ आगे इंटरेक्ट करें। वो क्या करता था, आप उसे जाके अपने सिम्टम्स बताएंगे और वो रिजल्ट में आपको बता देगा कि आपको ये इस टाइम पे बीमारी है, आपको ये मेडिसिन और ये फूड खाना है, आपको ये डाइट लेनी है, ये रेस्ट करनी है, इस डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि वो पूरी जो डिटेलिंग बता रहा है वो आपके डाटा के एनालिसिस पे बता रहा है। तो हम जो इनपुट कर रहे थे, थ्रू इनपुट हमें आउटपुट मिल रही थी। तो हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के साथ और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ बताई गई हैं मैं उनको थोड़ा डिटेल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, नॉलेज इंशाल्लाह अच्छा आएगा। अब वेदर मॉनिटरिंग, यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ क्योंकि ये इंजीनियरिंग के दिन याद आ रहे हैं, इधर भी मुझे आ रहे थे लेकिन मैंने कंट्रोल किया कि लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन ये बात बतानी आपके लिए थोड़ी ज़रूरी मुझे लग रही है। देखिए, वेदर फोरकास्टिंग को चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, सेंसर्स हैं, सैटेलाइट के तरीके से चेक किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। एक जापान की छोटी सी एग्जांपल मुझे याद आ रही है, एक दफ़ा एक टीचर ने हमें बताई थी, अल्लाह उनको जज़ा दे। उन्होंने हमें कहा कि 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कंप्यूटर्स नहीं है, ठीक है, और आपने बताना है कि मौसम कल कैसा होगा। तो गांव के, जैसे स्वदेश फिल्म है शाहरुख खान साहब की, स्वदेश SWADES, ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखी हुई, मास्टरपीस है। उसमें भी गांव में वो जब आता है तो वो किसी एक आदमी को, जो कावरी अम्मा होती हैं, जो वालदा दिखाई हैं एक तरह से, वो कहती हैं कि बताओ मौसम का हाल क्या होगा। तो वो खड़ा होकर बता देता है कि आसमान साफ़ है, बारिश नहीं होगी। तो कहते हैं हाँ मैं भी यही काम करता हूँ। लेकिन
जो शाहरुख खान काम करते हैं नासा में, जो दिखाया गया है, वो इस तरह काम नहीं करते, अंदाजे से नहीं, वो सारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो वो सर ने बड़ी कमाल की हमें केस स्टडी बताई थी कि जापान ने तकरीबन 100 साल का अपने मौसम के हालातों का रिकॉर्ड रखा हुआ था, और वो 100 सालों का रिकॉर्ड उन्होंने कंप्यूटर में सेव कर दिया, एक सुपर कंप्यूटर बनाया, और उस कंप्यूटर से कहा कि तुम गैस करो कल मौसम क्या होगा। तो उसका आर्किटेक्चर देखिए कितना इंटरेस्टिंग था। वो क्या करता था कि जैसे फॉर एग्जांपल आज बुध का दिन है, ठीक है, तो वो ये देखेगा कि आज क्या डेट है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आज की डेट नोट कर लेता हूँ, अज्यूम कर लेते हैं, वैसे ठीक है, कोई भी डेट अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आज की डेट अज्यूम कर लेता हूँ कि जी आज जो है वो 10 फरवरी चल रही है 2025 की। तो वो क्या करेगा, वो 10 फरवरी को बुध का दिन 100 सालों में कितनी दफ़ा आया, इस बुध के दिन को 100 सालों में जितनी दफ़ा वो आया, जैसे फॉर एग्जांपल 25 दफ़ा आया, 15 दफ़ा आया, 10 दफ़ा आया, उनमें कितनी दफ़ा मंगल को क्या मौसम था, एक दिन पहले क्या मौसम था, पता चला 7 दफ़ा बारिश हुई थी। उस 7 दफ़ा बारिश वाले सिस्टम में बुध को फिर क्या हुआ था, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, आसान करके बता देता हूँ चले, कि वो ये चेक करेगा कि ये डेट और ये दिन कॉमन कितनी दफ़ा आए और कितनी दफ़ा ये मौसम ज़्यादा दफ़ा रहा। फॉर एग्जाम्पल 25 दफ़ा ये आए और 18 दफ़ा बारिश नहीं हुई, तो वो रिजल्ट में बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कि बारिश नहीं होगी। तो ये क्या है, इसे डाटा माइनिंग भी कहते हैं, डाटा रिसर्च भी कहते हैं, एनालाइजेशन भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। तो हमारा जो वेदर मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो सेंसर भी यूज़ करता है, सैटेलाइट भी यूज़ करता है, उन सबको मिक्स करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और उसका हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा असर होता है। हमें पता चल जाता है क्या होने वाला है, हम उस हिसाब से प्लान करते हैं। इतना मैटर करता है ये कि जैसे आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, तो अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि वेदर की रिपोर्ट क्या होगी, तो आपने अंदाजे से बता दिया कि 90 डेज़ में हम ये कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कर लेंगे, इतने पैसे लेंगे। गौर से सुनिएगा बात, ठीक है। अचानक बीच में बारिश शुरू होगी 7-8 दिन के लिए, मजदूर भी नहीं आ सकते, काम भी नहीं हो सकता। अगर मजदूर आ गए तो कंस्ट्रक्शन का काम है, मिस्त्री क्या कर लेगा, सीमेंट रेत वगैरह सब खराब हो जाएगा अगर बाहर ओपन किया तो। अब वो जो 7-8 दिन का काम है उसकी जो लेबर की कॉस्ट आ रही है वो आपको पड़ गई, और जो प्रोजेक्ट 90 डेज़ में आपने सोचा था कंप्लीट होने का वो 100 डेज़ क्रॉस कर सकता है। तो वेदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मूवीज़ की शूटिंग करने जाते हैं वो भी हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं, जो आर्मी अटैक करने जाती है वो भी इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी करते हैं। तो वेदर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मॉनिटरिंग थिंग। अच्छा, कंप्यूटिंग विद पेरिफेरल डिवाइसेस। अच्छा, इन वर्ड से ना डरना नहीं है, पेरिफेरल इतनी मुश्किल लफ्ज़ आ गया, ना ना ना, आसान सी बात है। हर वो डिवाइस जो कंप्यूटर में हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। एक्सटर्नली मतलब माउस, USB कनेक्ट कर देना, माउस कनेक्ट कर देना, प्रिंटर, स्कैनर। तो कंप्यूटर जब सारी डिवाइसेस के साथ मिल के एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो उसकी एग्जांपल की यहाँ बात हो रही है कि पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ भी तो वो कम्युनिकेट करता है। हम इनपुट करते हैं प्रिंट निकाल दो, वो आउटपुट में प्रिंट निकाल देता है प्रिंटर से। तो पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन उसका। बायोलॉजिकल सिस्टम्स, वो तो हमें पता ही है, बायोलॉजिकल सिस्टम ह्यूमंस के भी हैं, जानवरों के भी हैं, परिंदों के भी हैं, दरख्तों के भी हैं, सबके हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स का भी हमारा इंटरेक्शन सिस्टम का, बायोलॉजिकल सिस्टम्स का इंटरेक्शन किस कदर एनवायरनमेंट पे असरअंदाज होता है ये हमें पता होना चाहिए। एनिमल्स इंटरेक्ट विद प्लांट्स या एंड विद अदर एनिमल्स। एनिमल्स प्लांट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स, जैसे गोट, जो हमारी बकरियां हैं, भेड़ें हैं, वो पौधे खाती हैं, मतलब उन्हें चारा चाहिए, उन्हें पट्ठे चाहिए, तो वो सारे प्लांट्स ही तो हैं। और एनिमल्स का आपस में कम्युनिकेशन भी तो है ना, वो बातचीत भी करते हैं, वो मिलके रहते हैं, ग्रोहों में रहते हैं। तो यहाँ पे वो बात बताई जा रही है कि उनका जो सिस्टम है एनिमल्स का, वो इंटरेक्ट करता है प्लांट्स के साथ और दूसरे एनिमल्स के साथ, ठीक है। और फिर आता है फार्मिंग फूड। बिल्कुल, हमारे जो किसान हैं वो भी तो एक सिस्टम पूरा चला रहे हैं ना, खेती बाड़ी करना, पहले ज़मीन का सीना चीर के उसमें बीज बोना, फिर खाद डालना, फिर पानी डालना, सिंचाई करना, इतनी मेहनत मुशक्क़त का काम धूप के अंदर। वो सारी मेहनत करने के बाद फिर वेट करना, जब वो टाइम पे पक जाए उसकी कटिंग करना, कटिंग करने के बाद बारिश से बचाने के लिए 100 काम किए जाते हैं। तंबाकू की फसल बचाना बेहद मुश्किल काम होता है, उसके लिए बड़ी मेहनत की जाती है। तो बात सिर्फ इतनी है, ये सारे के सारे सिस्टम्स हैं जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं इन सब के ऊपर इन्वायरमेंट का कितना असर है। हमें भी तो होता है बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारा सिस्टम जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके ऊपर मौसम का बहुत असर है। आप समझ रहे हैं कि जैसे मौसम चेंज होता है, अक्सर लोग कहते हैं तुम्हें खांसी आ रही है, वो मौसम चेंज हो रहा है ना। तो हम समझ रहे हैं ना कि इंटरेक्शन कितनी ज़्यादा होती है।
तो जैसी इनपुट होगी वैसी आउटपुट आएगी। तो होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी और मैंने बोर कम किया होगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। कई दफ़ा लेक्चर लेंथी हो जाता है, लेकिन मैं उसकी इतनी ज़्यादा परवाह इसलिए नहीं करता। हम टाइम वेस्ट भी तो कई दफ़ा कर देते हैं, खामखा बैठे हैं 20 मिनट गुजर गए, लेकिन अगर वो 20 मिनट किसी अच्छी बात में गुजर जाएं तो क्या ही अच्छा है। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखिए और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।